नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरजीत ठाठी फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। अक्षांश और देशांतर आज हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरी से उससे लगाएंगे। कोशिश करेंगे 100% देने की। फिर भी कुछ रहता है तो अगली क्लास में हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। सबसे पहली बात यह है कि हमें अक्षांश और देशांतर की ज़रूरत क्या पड़ी। हमारी पृथ्वी गोल थी, हम मानते हैं पृथ्वी गोल थी, लेकिन इसको मापा कैसे जाए। अब मापने की बड़ी दुविधा थी। तो मापने के लिए हमारे भूगोलवेत्ताओं ने यहाँ से कुछ काल्पनिक लाइनें खींची, कुछ खड़ी लाइनें और कुछ तिरछी लाइनें। तो उनको ही अक्षांश और देशांतर कहा गया। जो खड़ी लाइनें थीं वो देशांतर थीं और जो लेती हुई लाइनें थीं उनको अक्षांश कहा गया। अब उनके ही बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में। तो पृथ्वी परिक्रमण के रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली गति को हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन तथा 6 घंटे का समय लगता है। ऐसे करके 6 घंटे 4 वर्षों में जुड़ने से एक अतिरिक्त दिन बनता है, इसे फरवरी में जोड़ा जाता है। इसीलिए 365 दिन के एक वर्ष के मुताबिक 366 दिन की एक लीप वर्ष बनती है, जो कि फरवरी में 28 दिन के बजाय 29 दिन की हो जाती है। परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु का निर्माण तथा ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने के दिन व रात का निर्माण होता है। ये हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन हमें एक भूमिका बनानी है अक्षांश देशांतर की, तो ये इतना जानना बहुत जरूरी था। हम बात करेंगे अब अक्षांश देशांतर पर। लौटते हैं अपने टॉपिक पर। अक्षांश देशांतर, जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी हमारी गोल थी। गोल पृथ्वी हमने एक्चुअल में क्या है, पृथ्वी गोल नहीं थी। पृथ्वी का शेप इस प्रकार था, ऐसे ऐसे, मतलब कहीं ऊबड़ खाबड़ वगैरह ऐसे। तो दूर से देखने पर ये हमें गोल लगती है, किसी ग्रह से देखने पर या सैटेलाइट से वॉच करने पर। तो हमारे भूगोलवेत्ताओं ने, जैसे ये वाली जगह है, यहाँ पर गड्ढा है, ये ऊंचा है, तो इस ऊंचे की भरपाई यहाँ पर कर दी, इस गड्ढे की भरपाई यहाँ पर कर दी। तो उन्होंने औसतन गोलाई ले ली। इस प्रकार उन्होंने इसका व्यास नापा। अच्छा, व्यास नापने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा आंकड़ा अपनाया, एक रेखा खींचकर। उन्होंने कहा एक रेखा इतनी लंबाई है, तो दूसरी रेखा खींचेंगे, एक और रेखा, तो ये इसकी दूसरी रेखा, तीसरी रेखा। फिर इन रेखाओं के बीच की दूरी को उन्होंने मापा, एक से दूसरी रेखा। ऐसे मैप पर उन्होंने कहा एक रेखा अगर जो इतनी 111 किलोमीटर की है, तो 2 रेखाएं गुणा 2 हो जाएगा तो 222 किलोमीटर, 3 रेखाएं 333 किलोमीटर। इस हिसाब से उन्होंने अक्षांश रेखाएं खींची, और जो खड़ी लाइन खींची वो देशांतर खींची, एक समय के बताने के लिए। जितने देशांतर आप आगे जाओगे उतना पहले सूर्य निकलेगा, जितने देशांतर पीछे जाओगे उतना सूर्य वहाँ पर लेट निकलेगा। ठीक है। पृथ्वी को आधा आधा करने के लिए एक इक्वेटर खींचा, इक्वेटर लाइन खींची। इक्वेटर लाइन से तात्पर्य है कि एक पृथ्वी को, गोले को आधा करना, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं रखी, उससे कहते थे हम इक्वेटर। जिससे हम कह सकते विषुमत या भूमध्य, यानी भूमि के मध्य वाली लाइन, यानी गोले को आधा ऊपर आधा नीचे बांट दिया, उसे हमने नाम दिया 0 डिग्री, यानी विषुमत रेखा या भूमध्य रेखा। उससे ऊपर 23.5 डिग्री, यहाँ से हमने एक कर्क रेखा खींची। और उसका मुख्य कारण 23.5 डिग्री ही क्यों था, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हमने 23.5 डिग्री हमने एक कर्क रेखा खींची। 23.5 ऊपर खींची तो नीचे भी 23.5 डिग्री खींच दी। तो 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, ऊपर वाली को हमने ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कहा, नीचे वाली को ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा, मतलब ऊपर वाली को कर्क कहा और नीचे वाली को हमने मकर कहा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये तो हो गया गर्म इलाका, यहाँ पर सूर्य की प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सूर्य की कम प्रेजेंटेशन रहती है ऊपर वाले हिस्से में, जितनी ऊपर रहती है उतनी नीचे रहती है। कारण ये कि जैसे ही शाम को हमारे यहाँ पर दोपहरी में बहुत ज़्यादा धूप लगती है, क्योंकि सूर्य हमारे जस्ट ऊपर होते हैं। शाम को रोशनी तो उतनी रहती है, लेकिन हमें धूप नहीं लगती। कारण क्या है, क्योंकि कारण तिरछी, जो किरणें आती हैं वो तिरछी हो जाती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो किरणें आती हैं वो तिरछी हो जाती हैं, और तिरछी किरणों के मुताबिक यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए इस जोन को ऊपर वाले को ठंडा कहा गया। अब यहाँ तक वो तिरछी हो गई, यहाँ पर पहुँचती ही नहीं किरणें, इस वाले पर पहुँचती हैं सिर्फ रोशनी, तो यहाँ पर बर्फ जम जाती है, यहाँ पर ध्रुवों पर बर्फ जम जाती है। इसलिए अब बात कहें तो ये वाला जो जोन है बीच वाला, कर्क से मकर के बीच में, तो इससे कहते हैं उष्णकटिबंधीय, जो पहले मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक शीतोष्ण, शीतोष्ण, और ये वाला ध्रुवी, यहाँ पर सागर भी बर्फों के होते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो सूर्य की किरणें कर्क व मकर रेखा के तक सीधी जाती हैं, उसके बाद वो तिरछी हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है देशांतर रेखाओं की। अब देशांतर रेखाओं को हम यहाँ से आकलन करेंगे। जैसे हमारा ये गोला है, इस गोले में जो आपको ये खड़ी वाली लाइन दिख रही है,
तो उसे कहेंगे हम देशांतर रेखाएं। ऐसे ही जैसे मैंने कहा था पृथ्वी को आधा आधा करने के लिए हमने अक्षांश खींचा, अक्षांश भी 0 डिग्री का था। अब हमने तिरछी तो अक्ष से अक्ष लगा दिया अक्षांश, और ध्रुवों से ध्रुव को मिलाने वाली एक और 0 डिग्री खींच दी, तो हमारा इसे कहेंगे हम देशांतर। अच्छा, हर एक एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई, तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींच दी गई। बात हो रही है खड़ी लाइनों की, खड़ी लाइनों की यानी देशांतर। अब ऐसे कह सकते हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो लेटी हुई लाइन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं 180 देशांतर रेखाएं खींची गई, और तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और 180 डिग्री पूर्व या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब जब इनके बीच की जो जगह होती है, इन रेखाओं के बीच की जो जगह होती है, उनको बोलते हैं हम गोरे। और गोरे क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले खोज किसने की? गोरों ने। अच्छा, हमें मालूम था लेकिन हमारा इतिहास मिटा गया मैकाले। तो ये जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों का राज्य था पूरी दुनिया पर, तो उन्होंने ये पृथ्वी को मापना चाहा, तो उन्होंने अपने ही ग्रीनविच एक शहर था, वहाँ से अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच दी। उनको मान लिया यहीं से समय कंट्रोल किया जाएगा, कितने कहाँ पर बजेंगे वो यहीं से कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, अब ये था, तो आपकी ये रेखा ऊपर वाली हो गई कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा। इन तीनों रेखाओं के बीच में सूर्य प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। ITCZ जोन भी आपकी 0 डिग्री पर ही बनता है, वो हम चर्चा करेंगे आगे जब जलवायु पढ़ाएंगे तब। उसके बाद में जब बात आती है 0 डिग्री देशांतर की, तो 0 डिग्री देशांतर रहा आपका ये, यहीं से इन्होंने समय निर्धारित किया। यहाँ से घूम कर लौट कर यहाँ पर आओगे पीछे से, तो 180 लाइनें मिलेंगी, और 180 यहाँ से यहाँ तक मिलेंगी, टोटल हो जाती हैं 360। तो देशांतर रेखा कितनी है हमारी? 360। ठीक है, बस बने रहिए, टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बहुत आनंद आएगा क्वेश्चन लगाने के बाद में। और मैं नहीं कहूँगा आपसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, वो मैं अंतिम में कहता हूँ, क्योंकि जब पसंद आते हैं टॉपिक तो आप तुरंत उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब करोगे। ठीक, 23.5 का फंडा समझ में आ गया, 0 डिग्री का फंडा समझ में आ गया। अब बात आई 66.5 ये होगा, वो हम जब पढ़ने पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। जितना अभी हम जो टॉपिक है उसी टॉपिक को क्लियर करते हुए जाएंगे, क्योंकि नहीं तो खिचड़ी नहीं भात, भात खिचड़ी नहीं फैलाएंगे इसमें। इसीलिए पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश यानी लेटीट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाओं द्वारा किया जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं मतलब हमने मान ली हैं, जैसे मैथ वाले टीचर मान लेते हैं ना एक्स, वैसे ही हमने ये रेखाएं भी मान ली हैं। अब इन रेखाओं को मान तो लिया है, तो अक्षांश रेखाओं को याद करने का तरीका सबसे बढ़िया है लेटीट्यूड। यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? लेटीट्यूड यानी लेटी हुई लाइन, यानी लेटी हुई लाइन। ये है लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग यानी लंबी लाइन, यानी कि देशांतर। अब दूसरा जो हिंदी में याद करना है, एक अक्ष से यानी ये पश्चिम से पूर्व को मिलाने वाली रेखा, अक्ष से अक्ष को मिलाती है उसे कहते हैं अक्षांश। जो देशों का ज्ञान कराते हैं, देशों से देशों को मिलाए उसे कहते हैं देशांतर। चलो आगे जब अक्षांश पढ़ेंगे हम लेटी हुई लाइन और देशांतर पढ़ेंगे खड़ी हुई लाइन। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है ग्रिड, मतलब जाल, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, चलो आगे जो हम पढ़ेंगे, हमने बताया अभी ये वाली रेखा कौन सी है? ये वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, बीच वाली विषुवत रेखा। मैंने फिर से कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन सूर्य की यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बनता है उष्णकटिबंधीय। अब आ जाओ, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बनता है तिरछी रेखा यानी शीतोष्ण। उसके बाद यहाँ पर आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत यानी बर्फ के ध्रुव। ठीक, चलो आगे। जब सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन मैंने बताई आपकी कहाँ पर रहती थी? कर्क, मकर और विषुवत पर। सूर्य सीधे यहाँ पर टकराते हैं। अच्छा, जब सीधे टकराते हैं तो विषुवत रेखा पर लोगों की हालत क्या हो जाती है? ये काले हैं मगर दिल वाले हैं, कोई बात नहीं, ये नेचुरल। आप भी वहाँ पर होते तो आप भी ऐसे ही होते, कारण सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। चलो अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखा से स्टार्ट करेंगे। हम देशांतर पढ़ चुके। भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाएं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, उत्तर यानी ऊपर वाले और दक्षिण में एक एक डिग्री, मान लो यहाँ से 0 से लेकर यहाँ पर 30 हो गया, एक डिग्री पर अंतराल में यहाँ ऊपर वाले में 90 और नीचे वाले में 90 रेखाएं पाई जाती हैं। और दो अक्षांशों के बीच में, मतलब दो लाइनों के बीच में, मतलब यहाँ से 1 से लेकर 90 तक कितनी हो गई? 90 लाइनें हो गई।
तो 90 गुणा हम 111 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0, और 111 नंबर जो भी होता होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम 111 किलोमीटर मानते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है, और जो टोटल मानेंगे हम 90 ऊपर 90 नीचे, 90 ऊपर 90 नीचे, तो हमारी 180 होती है, प्लस एक बीच वाली जो 0 डिग्री है, तो हमारी 181। अगर कुल बोलते हैं तो अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बिंदु माना जाए, मान लो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मान लो एक ये वाली लाइन माना जाए, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 हो जाएगी। यहाँ हम 90 कह रहे थे, वहाँ पर कितनी बची 89, और प्लस बीच वाली इक्वेटर, कितने हो गए टोटल 179। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु मानकर, तो हमारी 179 होगी। अगर हम कहते हैं टोटल कुल बताएं तो 181 होंगी। ये आप दिमाग में डाल दें। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे भारत में कहते हैं ना उत्तर जोन, दक्षिण जोन, उत्तर मध्य भी रेलवे जोन होते हैं, वो इन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम जोन कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत अथवा भूमध्य रेखा है, जैसे हम इक्वेटर बोलते हैं, क्योंकि कोरोलिसिस बल के कारण पृथ्वी थोड़ी चिपटी सी हो गई है, तो जो बीच वाली जो लाइन है सबसे ज़्यादा लंबी यही होती है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर लगभग मानी जाती है। हम बात करेंगे बीच वाले इसी इलाके के, जिससे मैं पहले से कहता आया कि सूर्य सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन का देता है कर्क और मकर के बीच में। ठीक, जब ये सूर्य हमारे भारत के आसपास होता है, मतलब कर्क रेखा पर होता है, तो वहाँ पर दिन होता है 21 जून, जैसे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। आप देख भी सकते हैं, जब ये वाला सूर्य ऊपर है तो हमारा भारत पड़ता है ये, इस भारत के गुजरात वाली सीध पर ये सूर्य होता है। तो जून की गर्मी तो आप जानते ही हैं। अब सूर्य नीचे से आ रहा होता है, तैसे जैसे हमारी यहाँ पर गर्मियाँ बढ़ रही होती हैं। जैसे मार्च से ही अपना प्रकोप दिखाना शुरू करते हैं सूर्यदेव, और 21 जून तक पूरी स्पीड से हो जाते हैं, यानी सबसे बड़ा दिन यहाँ पर होता है। फिर धीमे धीमे नीचे आते हैं, ऐसे धीमे धीमे गर्मियाँ जाने लगते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर गर्मियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आ जाते हैं विषुवत रेखा पर, विषुवती ध्रुव। अब दक्षिण ध्रुव में जब विषुवती रेखा पर आ जाते हैं, तब यहाँ पर 22 दिसंबर को पहुँच जाते हैं ये। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर होते हैं, तो यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। स्वाभाविक है, जितना टेम्परेचर हमारे यहाँ पर होता होगा वहीं यहाँ पर होता होगा। अब मानने की बात ये है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजर के गई है आपकी ये वाली मकर रेखा। जब मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होंगे, तो क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा ऑस्ट्रेलिया में, बहुत तगड़ी धूप होगी, गर्मी होगी, इसीलिए यहाँ पर बिली बिली जैसे तूफान उठते हैं, चक्रवात उठते हैं, क्योंकि उसी टेम्परेचर के कारण। हमारे यहाँ उठते हैं 21 जून के आसपास, देखते हो ना बैसाख में आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है जून के आसपास। जब यहाँ टेम्परेचर होता है तब यहाँ पर बारिश होती है, जब यहाँ टेम्परेचर होता है तो फिर यहाँ पर बारिश होती है। बस इतनी सी बात है। आगे हम बात करेंगे भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो आपकी वो गुजरती है 13 देशों से। उन 13 देशों को हम देखेंगे। ये मान लो भूमध्य रेखा में गुजर दी, ये गई भाई भूमध्य रेखा जा रही है, ठीक है, भूमध्य रेखा जा रही है, ये गुजर गई। तो सबसे पहले ही देश में एंट्री होगी, वो होगी कोलंबिया, फिर होगा इक्वाडोर, ये दक्षिण अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका में देश मिलते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, और साउटोम नहीं, 3 बस, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, 3 हो गए। उसके बाद आता है नंबर आपका अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका है। इसमें साउटोम और प्रिंसिपे, गेवान, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये अफ्रीका के देश हो गए। उसके बाद में नंबर आता है आपका एशिया में पहला मिल जाता है मालदीव, जो भारत के जस्ट नीचे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इंडोनेशिया, ये वाला इंडोनेशिया। फिर आता है एक किवरवती, छोटा सा किवरती, आगे चल गया यहाँ पर किवरती है। तो हमने देश कितने पढ़े, 13। हमारी मकर रेखा पर 13 देशों की प्रेजेंटेशन रहती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउटोम और प्रिंसिपी, गेवान, कांगो और कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ऐसे जब एशिया में आते हैं तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती, ये देश आप पाते हैं। तो आप याद करने का तरीका ये है, मकर सबसे विषुवत रेखा पर 13, फिर आती है नीचे मकर रेखा पर दक्षिण अमेरिका के पहले 3 थे उसमें, अब इसमें कितने हैं, तो यहाँ पर है 4। दक्षिण अमेरिका में कितने हैं, 4 में कौन कौन से हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। उसके बाद में आता है आपका अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर ये रहा। मेडागास्कर के बाद में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए आपके मकर रेखा के। अगला है आपकी कर्क रेखा पर
ये पड़ता है मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद बहमास ये गया। उसके बाद आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मुर्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, बस। उसके बाद आता है एशिया। एशिया में सऊदी अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। टोटल 18 देश। याद करने का सबसे बढ़िया है, विषुवत रेखा पर हमने कितने पाए देश? 13। उसके बाद मकर पर 10। उसके बाद सबसे ज़्यादा कर्क पर 18। 13, 10, 18 याद रखोगे। विषुमत, मकर और कर्क, विषुमत, मकर और कर्क, विषुमत, मकर और कर्क। 13, 10, 18, 13, 10, 18 संख्याएं पूछी जाती हैं। आज संख्या याद करोगे, कल देश भी याद हो जाएंगे। बात कर ले हम अक्षांश पढ़ लिया, अब बात करेंगे हम देशांतर की। इससे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी घटती जाती है। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, जब बीच में यहाँ पर जगह होगी तो वहाँ पर ज़्यादा जगह होती है, उसके बाद जब ध्रुवों पर जाते हैं इधर उधर तो दूरी कम होती जाती है। कम कैसे होती है? देखो, यहाँ से यहाँ तक जगह बहुत है, उसके बाद ऊपर से जोड़ो। मान लो एक खरबूजा है, खरबूजा में आप यहाँ पर उसकी वो बनाते हैं ना खाने के लिए, तो ऐसे तो बनाते हैं, छुरी एक जगह से ही चलाते रहते हैं पूरे तरबूजे पर, खरबूजे पर, तो ऊपर वाली जो एरिया होते हैं वहाँ पर जगह कम होती है। वैसे ही ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले देशांतर रेखाओं की बीच दूरी बढ़ती जाती है, यानी बीच में, और ध्रुवों की तरफ जाने पर ये दूरी घटती जाती है। तो दो देशांतरों के बीच इनकी दूरी, जैसे मैंने अक्षांशों के बीच बताई थी 111, और इनके बीच हो जाएगी 111.32। कट क्या है? क्योंकि ध्रुवों पर इनकी संख्या कैसे हो जाती हैं? कम बच जाती हैं, क्योंकि ये जो देशांतरों की रेखाएं हैं वो छोटी हो जाती हैं। ठीक, आगे। हर एक के अंतराल में 180 देशांतर रेखा खींची गई हैं, तो कुल मिलकर ग्लोब पर कितनी हो गई? 360। और पीछे मैंने कितनी बताई थी? कुल 181, ध्रुवों को छोड़कर 179। ये तो थी अक्षांश वाली। बात करेंगे देशांतर की, तो देशांतर में 180 प्लस 180 कितने हो गए? 360। तो देशांतर रेखाएं कितनी टोटल? 360। अक्षांश कितनी थी? 181। ओके। अच्छा, इनके बीच की जगह को क्या कहते हैं? गोरे। मैं समझा चुका गोरे क्यों कहते हैं। आगे आए, अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। विश्व के सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि लंदन के पास एक ग्रीनविच वेधशाला नामक की एक जगह है, वहाँ पर सब ने मीटिंग की। वहाँ से यह तय हुआ कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाएगा। क्योंकि यहाँ से उन्होंने माना केंद्र, पृथ्वी का केंद्र मान लिया। उन्होंने कहा यहाँ से जब इधर को जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे माइनस। मान लो उन्होंने कहा कि पूर्व की तरफ प्लस होगा और पश्चिम की तरफ माइनस होगा। सबसे पहले सूर्य कैसे पृथ्वी घूम रही है तुम्हारी पश्चिम से पूर्व, ऐसी तो सूर्य है यहाँ पर, तो सबसे पहले जगह मिलेगी इस वाले को, फिर यहाँ पर आएंगे सूर्य है, फिर यहाँ पर फिर ये वाला हिस्सा आएगा, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा। तो अचानक से तो आ नहीं पाएगा, इसकी भी पृथ्वी की भी कोई गति है। उस गति के हिसाब से जैसे सबसे पहले ये आ गया, तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह होगा, यहाँ पर थोड़ी पर सुबह निकल रहा होगा, फिर इसके बाद सुबह होगा, फिर यहाँ सुबह निकल रहा होगा, फिर यहाँ पर सुबह होगा, फिर यहाँ पर रात होगी, फिर धीमे धीमे ये इस सीध पर आ जाएगा, तो इस यहाँ पर भी सुबह हो जाएगा। तो ऐसे करके इन्होंने एक टाइम निकाला कि कहाँ पर सबसे पहले सुबह होगी। जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है, और एक देशांतर में रेखा पर 4 मिनट बताए गए, दूरी 111 किलोमीटर, और लेकिन टाइम की बात करें तो 4 मिनट, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ। 15 डिग्री देशांतर पर 60 मिनट होंगे, मतलब 1 घंटा। जैसे 24 घंटे में 360 डिग्री हैं, तो 1 घंटे में 360/24 यानी 15 डिग्री। 1 घंटे की अगर जो हम डिग्री निकालेंगे तो 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम जाएगी। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ऐसे हमने आकलन किया। अब जैसे मैं कहूँ कि मान लो हमारा भारत 82.5 डिग्री पर है, हमारा भारत कितने पर है? 82.5। अभी मैप को मैंने खोल दिया है, हालांकि ये यहाँ पर होगा 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री है तो मतलब क्या है कि 1 डिग्री बराबर कितना है? 4 मिनट। 80 डिग्री अगर अर्चक होते हैं 320 मिनट, लगभग 5 घंटे। और इन जो 82.5 या 2.5 डिग्री का हो जाएगा हमारा कितना? 2 मिनट, 2 मिनट आधे डिग्री का हो जाएगा 2 मिनट, और 28 4 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे। हम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि पूर्व में पढ़ते हैं। अभी बता देते हैं। मान लो ये क्या है? मान लो अभी रेखा तो वैसे ऐसे 4 बार मुड़ती हुई आई है, लेकिन ये मान लो मैंने क्या मान ली? जीएमटी।
अब जीएमटी से हम अपनी डिग्री देखें तो हमारा भारत पड़ता है, ये एशिया है, एशिया में हमारा भारत पड़ता है ये हमारा भारत पड़ गया ये। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है 82.5 डिग्री, मतलब हमारे यहाँ सूर्य इस जगह के अनुसार 5.5 घंटे के आगे निकलेगा। अब ये वाला यहाँ पर सूर्य कब निकलेगा, तो मान लो जब ये 5.5 घंटे आगे और यहाँ से इतनी दूरी 90 डिग्री और पीछे जाओगे 5.5 लगभग 11 घंटे, तभी तो कहते हैं मोदी जी शाम को उठते हैं यहाँ पर सुबह हो जाती है। कारण क्या है, क्योंकि वो 12 घंटे क्या यहाँ पर सफ़र है और 12 घंटे में यहाँ पर सूर्य फिर से निकले हुए मिलते हैं। जीएमटी के आधार पर ही समय का गणन किया जाता है। 1 देशांतर बराबर 4 मिनट, 15 देशांतर बराबर 7 मिनट। इस 24 घंटे का निकालने का टाइम ये है। अब लगेंगे, अब आगे जाके क्वेश्चन उसे हम लगाएंगे। अब जैसे ही मैं बता चुका था जीएमटी 82.5, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 82.5 डिग्री, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट। पृथ्वी पर खींची गई 180 देशांतर रेखा वाली काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसके सबसे नजदीक बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग जलडमरू मध्य आपकी पड़ती है यहाँ पर जो अलास्का वाला हिस्सा और यूएसए वाला हिस्सा, यूएसए का अलास्का का हिस्सा और रूस का हिस्सा मिलता है, वहाँ पर कहते हैं बेरिंग जलडमरू मध्य। तो यहाँ से जब बीच में अफ्रीका आ गया तब मुड़ जाने के बाद बीच में और जो कॉन्टिनेंट पड़े वहाँ पर इस रेखा को 4 बार मुड़ते हुए आगे ले गए हैं, ग्रीनविच रेखा को। अच्छा, ये यहाँ पर 4, यहाँ पर बच गए 12, ये हो गई 4 बार, यहाँ से जाएगा प्लस जाएगा और यहाँ से आओगे तो माइनस टाइम आएगा। ठीक, चलो और आगे बढ़े। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखा गुजरती हैं वो है आपका अफ्रीका, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। अब याद करने का तरीका ये सबसे बढ़िया है, जहाँ पर कांगो आए तो जैसे मकर में क्या आ रहा है का, और कर्क में क्या आ रहा है का, तो भूमध्य में का नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पर का वाली नदी आएगी यानी कांगो नदी आएगी। मकर में का आ रहा है तो कांगो नहीं आएगी यानी लिम्पोपो आएगी, और कर्क में का आ रहा है इसलिए कर्क मकर कांगो नहीं आएगी, कौन सी आएगी, माही। याद करने का तरीका ये, कर्क कहाँ से गई है, हमारे भारत से गुजर के गई है और भारत में पड़ती है आपकी माही राजस्थान में। अब जैसे ही बची भूमध्य तो कांगो में याद कर लिया, बची मकर, मकर पर बची कौन नदी, एक कांगो माही और लिम्पोपो, तो लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा पर जो कि अफ्रीका में। ठीक, आ गया। पृथ्वी की कक्षा की बात करें, पृथ्वी की कक्षा वह पथ है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यात्रा यानी रिवॉल्व करती है और पृथ्वी की कक्षा कहलाती है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्टिकल हो है, जिसके कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 149.60 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि माने गए 92 लगभग 93 लाख मील है। एक पूरी कक्षा हर 365.256 दिन में यानी 1 नक्षत्र वर्ष में समाप्त हो जाती है। जिस समय के दौरान पृथ्वी 940 मिलियन किलोमीटर यानी 584 मिलियन मील की यात्रा करती है, उस समय यहाँ उपसौर अपसौरिक घटना देखने को मिलती है। अच्छा, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो जब सबसे नज़दीक कही जाएगा, सबसे नज़दीक सूर्य के जब पृथ्वी कब आती है, तो 3 जनवरी को आती है, जैसा कि मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ। 3 जनवरी को उपसौरिक घटना होती है और 4 जुलाई को अपसौरिक घटना होती है। जनवरी के और जुलाई को याद करने का तरीका ये है, जनवरी पहले आती है तो 3 तारीख और जुलाई बाद आती है तो 1 दिन बढ़ा दो यानी 4 जुलाई। उपसौर की घटना 3 जनवरी और 4 जुलाई को अपस्वर्ग यानी सूर्य बाहर जाता है। जब जनवरी से नज़दीक आता है तो फिर यहाँ से दूर जाने लगता है यानी गर्मी बढ़ती है। जब यहाँ पर तक फुल गर्मी हो जाती है फिर ये नज़दीक आते हैं सर्दी होती आती है, यहाँ तक फुल सर्दी हो जाती है, यहाँ तक और ज़्यादा सर्दी होती है और सर्दी कम होती जाती है और फिर यहाँ पर दूर बन जाती है। कार्ड ये था। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर यानी 15 बिलियन। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तब दूरी लगभग 14.70 और जब पृथ्वी 15.21 किलोमीटर पहुंचती है तो यहाँ पर 4 जुलाई की घटना कही जाती है, उसे हम अपसौर बोलते हैं। ठीक, यूर चलो आगे बढ़ें। हम टोटल नक्षत्र की बात करें तो हमारे टोटल नक्षत्र 27 हैं और जब हम तारामंडल की बात करें तो हमारा तारामंडल 89 है। नक्षत्र आप जानते ही हैं, तुला राशि, कन्या राशि, मेष राशि वगैरह, ये हमारे 27 टोटल नक्षत्र हैं। बात करें हम कोरोलिस बल की, कोरोलिस क्या है, तो कोरोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में मुक्त रूप से गति कर रही वस्तुएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये मैं आपको टॉपिक क्लियर करा चुका हूँ पहले, आपने नहीं देखी वीडियो तो आप पीछे जा सकते हैं। तथा दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुओं को बाईं ओर मुड़ता है। विषुवती रेखा क्षेत्र में कोरोलिस बल का मान 0 होता है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में कोरोलिस बल सर्वाधिक लगता है। पृथ्वी पर चक्रवात या प्रतिचक्रवात का निर्माण कोरोलिस बल के कार्य होता है। और कोरोलिस बल मैं अपनी भाषा में समझा दूं
जब पृथ्वी घूमती है उस घूमते समय जो यहाँ की जो मान लो यहाँ से साथ साथ में पानी भी घूम रहा होगा, यहाँ पर साथ साथ में पानी भी घूम रहा होगा इनके, तो जब पानी घूम रहा होगा तो पृथ्वी ऐसे ऐसे जाती है तो ऊपर को पानी घूमने वाले की तरफ को घूम रहा है, देखो यानी दाईं तरफ। और जब ये पानी ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर टकरा कर कोई चीज़ लगे तो यहाँ नीचे, जैसे हमने दायां हो गया तो आप नीचे देखोगे तो ये चीज़ कैसे हो जाएगी, बाईं तरफ। ऊपर उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ। आप देख सकते हैं ये घूम रहा है। अब जैसे ये आया कोई गोला है, नीचे देखो किधर की साइड घूम रहा है, बाईं तरफ। ऊपर देखो किधर घूम रहा है, दाईं तरफ। तो ये होता है दायां और बायां। रही बात चक्रवाती, तो चक्रवात कैसे आते हैं, जब ये घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर अफ्रीका है और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर उत्तर अमेरिका है, यहाँ एशिया है, ठीक। तो यहाँ से जो पानी आया यहाँ टकराया, टकरा कर ऊपर गया, ऊपर फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ आया, यहाँ टकराया, धीमे घुमा पानी, घूम घूम कर क्या बना दिया यहाँ पर चक्रवात। कुछ चक्रवात यहाँ बनेंगे, कुछ चक्रवात यहाँ बनेंगे। जगह जगह चक्रवातों के नाम अलग अलग हैं। जो ऑस्ट्रेलिया बनता है उसे कहते हैं हम बिली। ऐसे ही हमारे चाइना बनता है उधर टाइफून, हमारे भारत में उधर यहाँ पर यहाँ भारत बनता है तो उसे कहते हैं हम चक्रवात। जब उत्तरी अमेरिका बनता है तो यहाँ पर बोलते हैं हम टोर्नेडो। जब यहाँ बनता है यहाँ पर यूरोप में तो इसे हरिकेन बोलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग देश, अलग अलग भेष, अलग अलग नाम होते हैं। तो चक्रवात बनने का यही कारण है क्योंकि कोलोसिस बल यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक। चलो अब बात करेंगे, ये डायग्राम मैंने समझाई दिया, दायां और बायां। आगे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लगाएंगे। कायरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थिति है। तो इसका सही आंसर होगा, जैसे मान लो ग्रीनविच मैंने जैसे बताया, ग्रीनविच कितने पर है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। जैसे मैंने कहा जब पूर्व में जाओगे तो क्या होगा, आगे जाओगे, जब पीछे आओगे तो पश्चिम जाओगे। बात कही गई है यहाँ पर आगे की, तो 2 घंटा आगे यानी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, 2 घंटा बाद बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कितना के पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। सही आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा। तो आपको खूब मालूम है कितना होगा, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। 12 घंटे आगे तो कैसे करोगे, तो 12 घंटे आगे का मतलब है 90 डिग्री, और जब आगे है तो 90 डिग्री ईस्ट होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, और जब 12 घंटे आगे है तो 15 छिके 90 यानी 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। आगे आप अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है। तो इसका आंसर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा, तो पहला हम पढ़ेंगे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला है कर्क रेखा 231, इसीलिए पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत माना जाएगा क्योंकि इसमें 231 ही 23.5 होता। दूसरा लगा मकर रेखा 86.5 उत्तरी अक्षांश है, जबकि वो कहाँ पर है, दक्षिण में, तो फिर दूसरा भी गलत। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, तो ये बात सही है, रेखांश लिखा है ना कि अक्षांश। फिर लिखा चौथा दक्षिण ध्रुव व्रत 86.5 दक्षिणी अक्षांश है, तो बिल्कुल गलत है। दक्षिण ध्रुव व्रत है 86.5 नहीं, जबकि वो 90 पर है। तो 1, 2 और 1, 3, 4 हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा गलत, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, जबकि सही आंसर क्या था यहाँ पर 3, और इसने पूछा क्या है, गलत किया गया है, तो 3 गलत किए गए हैं, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है, तो वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। सही आंसर इसका ये होगा। अगले क्वेश्चन करें आप। क्वेश्चन है, देशांतर दूरी 1 घंटे के समांतराल के बराबर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 डिग्री। ये 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। दक्षिणी अमेरिका के इनमें से किस देश में होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। तो चिली से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, बोलिविया से नहीं गुजरती। तो सही आंसर हो जाएगा बी। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। आप सब जानते हैं, तो वो होती है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इनमें से किस नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर होगा आपका बी, गोरे। देशांतरों की संख्या कितनी है, तो 180 आपके अक्षांश की होती है, तो 360 इसकी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या देशांतर रेखाओं की 360 है। विषुमती रेखा के समांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती हैं, वो कहलाते हैं अक्षांश रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वो होती है
देशांतर रेखा। अगले क्वेश्चन है आपका, प्रधान माध्यान्ह रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है तो 0 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना समय घूम लेती है? तो 15 डिग्री घूम जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? रिपीट हो गया ये, नेपाल से। ये यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, वो होता है अंटार्कटिका यानी ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। और फिर क्वेश्चन दिया है, उपरोक्त में किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल गुजरती है, नाम्बिया से गुजरती है, चिली से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, मतलब ऑप्शन डी 1 2 3 4 सब सही है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, मतलब ब्राज़ील से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, कीनिया से गुजरती है, मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, न कि भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी, ऑप्शन बी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से क्या है? तो ऑप्शन है इसका एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, तो गलत आंसर। दूसरा, कैंसर रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, ये भी गलत। उत्तर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये सही है, और दक्षिण अक्षांश ये गलत। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो होता है 4 मिनट का। क्वेश्चन, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, तो 111 मील। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, परस्पर 2 देशांतर के बीच दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो होती है आपकी विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा है तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली, इतना मजबूत नहीं, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये तो दोनों एक भी मैंने पढ़ा ही नहीं, तो सही आंसर होगा आपका कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो इनमें से दिनांक रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? उच्च दाब यानी उपोष्ण यानी हाई टेम्परेचर सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर होता है, यानी उससे कहेंगे 0 अक्षांश विषुवत रेखा को। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वो पाकिस्तान से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून होता है, और जबकि दक्षिण गोलार्ध का 22 सितंबर। ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? वो है 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान एवं उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद व्रत का निर्माण करता है? वो है आपका 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों इनमें से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? गुजरती हैं अफ्रीका से। इनमें से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो वह वेरिंग जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, प्रधान एवं उत्तर गुजरती है, तो वो गुजरती है अल्जीरिया और नाइजीरिया से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 है, सुबह का 6 है, और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी सुबह का 3 है, तो उस जगह के देशांतर रेखा क्या होगी? मान लो जीएमटी ये लाइन है, यहाँ पर कितने बज रहे हैं? स्थानीय मतलब किसी जगह का स्थानीय समय 6 और ग्रीनविच टाइम कितना है? यहाँ पर है 3, यहाँ बज रहे हैं 3, यानी पहले बज गया, सुबह के 3 पहले बजते हैं। और किसी स्थान के बज रहे हैं 6 मतलब यहाँ से पहले या बाद में, तो 6 मतलब 45 डिग्री पीछे। यहाँ 3 बज चुके, तो 6 यहाँ बजेंगे, तो बेस्ट जा रहा है, तो 3 घंटे का समय बच गया, तो 15 3 45 डिग्री आपका हो जाएगा पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो वो नहीं गुजरती मैक्सिको से, जबकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है, तो देशांतर में अंतर होगा, तो 2 घंटे के लिए हम 15 15 30 हो गया, और 20 मिनट के लिए 5 मिनट और जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 35 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? तो वो है यूके, इंग्लैंड। कायरा का समय 2 घंटे आगे है, तो यह स्थित होगी आगे के लिए पूर्व, यानी कि 15 दूनी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, राइट। अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 शहर ए है और शहर बी है। शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ, दोनों ही नॉर्थ में है।
ये 60 डिग्री ईस्ट है ये वाला, और बी वाला 80 डिग्री ईस्ट है। के बीच कालांतर बताइए। तो कालांतर बचाने का समय है 60 से 80 तक 20 डिग्री, और 20 डिग्री का गुणा हम 4 मिनट से करेंगे तो 20 चौक 80 मिनट, आंसर हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है तो प्रशांत महासागर से होकर। इनमें से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है तो इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला पर मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य से होकर करके रेखा गुजरती है? तो इनमें से गुजरती है आपकी मिजोरम, सही आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है, कैसे? कांगो यानी कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर कहा आता है, कहा नहीं आना चाहिए, यानी भूमध्य रेखा। यहीं पर आपकी क्लास समापन होती है, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब रहे तो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।